आपका स्वागत है। और देश में मार्च के महीने में शुरू हुई बारिश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण अब भी जारी है। मार्च से अप्रैल तक देश के 17 राज्यों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग अब भी कुछ राज्यों में भारी बारिश के साथ ओले पड़ने की आशंका जता रहा है। ऐसे में इसका खेतों पे लगी फसलों का कितना असर पड़ेगा, बुआई को लेकर किस तरह की इंफॉर्मेशन और गाइडेंस है, किसान कितने तैयार हैं, बारिश के कारण अगर पैदावार घटती है तो सरकार कितनी तैयार है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील, गंगानगर कमोडिटी के एवीपी अमित खरे, आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट मिस्टर आर.के. जनमनी एंड फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी एंड एग्री इकोनॉमिस्ट सिराज हुसैन। सबका कार्यक्रम में स्वागत है। बीरेन जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे और ऑफ कोर्स हमारे बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ पर, आप कैसे देखते हैं करंट जो जिस तरह का मौसम है, क्लाइमेट चेंज या वेदर की जो चिंताएं हैं। पहले हमने हीट वेव देखी, मार्च 122 साल में सबसे गर्म महीना था। उसके बाद हमने मई की शुरुआत यहाँ पर जिस तरह की गर्मी होनी चाहिए उस तरह की गर्मी के साथ नहीं देखी। बारिश और ओले अभी भी यहाँ पर जताए जा रहे हैं और माना जा रहा है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो 5 तारीख से फिर से यहाँ पर आ सकती है। काफी ज्यादा मात्रा में फसल फिलहाल यहाँ पर खेतों में नहीं खड़ी है, लेकिन मंडियों में ओपन जरूर है यहाँ पर, क्योंकि ये बारिश का मौसम नहीं है। और काफी हद तक आईएमडी और सरकार की जिस तरह की एडवाइजरी है कि एज ऑफ नाउ यहाँ पर बुआई शुरुआत में शुरू नहीं करनी चाहिए। कैसे देखते हैं आप इन सबको? बेसिकली पिछले 2-3 साल से एक बात जो देख रहा हूँ जिसको स्प्लिट वेदर कहेंगे, मींस एक ही लोकेशन पे एक्सट्रीम हीट या एक्सट्रीम फ्लडिंग, ये ब्राजील अर्जेंटीना में भी देखा, कनाडा प्रेरीज यानी नॉर्थन हेमिस्फीयर में भी देखा, अभी चाइना में नॉर्थ चाइना एक्सट्रीम हीट है और साउथ चाइना में हीट काफी कम है। तो ये जो इन जनरल ग्लोबल स्प्लिट वेदर है थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अभी मेरी इसमें तो मौसम विज्ञान के बारे में मेरी जानकारी सीमित है। स्कूल डेज में ज्योग्राफी अच्छी तरह नहीं पढ़ने का काफी अफसोस भी है, बट ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि इतना वेदर डिस्टर्बेंस या जो एनोमलीज जिसको कहते हैं वो जिंदगी में कभी नहीं देखी। जी हाँ, एब्सोल्युटली। जिस तरह का मौसम अभी देखने को मिला है, वीरेन जी अगर स्कूल में पढ़ा होता तो भी बहुत सारे चेंजेस अब तक यहाँ पर आ गए हैं। तो क्लियरली आई थिंक ये एक एवरीडे लर्निंग है। और इस साल में जो हमने होता हुआ देखा है, अगर आप मार्च देखें, जैसे कि कहा गया आईएमडी की तरफ से कि 122 साल में सबसे ज्यादा गर्म ये महीने में काफी दिन देखने को मिले। और जिस तरह से अभी भी यहाँ पर बारिश और ओले बनते हुए नजर आए हैं। 1 मई दिल्ली में 20 डिग्री टेम्परेचर था, जो अगेन कई सालों के बाद इतना ड्रॉप टेम्परेचर में बनता हुआ नजर आया। तो काफी सारे चेंजेस यहाँ पर हैं। जैसे मैंने कहा कि काफी सारी फसल इस वक्त खेतों में नहीं है, ज्यादातर निकल चुकी है, लेकिन मंडियों में खुली पड़ी हुई है। हमने वो काफी सारी पिक्चर्स भी देखी हैं जहां पर बारिश में काफी सारी बोरियां यहाँ पर ग्रेन्स की पड़ी हुई नजर आई हैं। और एक एडवाइजरी भी निकल के आई है आईएमडी की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर जारी है। 3 से 7 मई तक कई जगह पे बारिश रह सकती है। और साथ ही साथ जो अर्ली बुआई यहाँ पर होती है फिलहाल किसानों से यहाँ पर ना करें। हम आईएमडी से यहाँ पर जुड़ने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन सिराज जी, आप इस मौसम को कैसे देखते हैं और कितनी बड़ी कंसर्न है? एल निनो की तो फिलहाल हम बात भी नहीं कर रहे यहाँ पर। देखिए, जो इस वक्त बारिश हो रही है ये एग्रीकल्चर के लिए कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। ओके। लेकिन हाँ, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की सीडी है एक्सक्यूज मी, वो रात को सो नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि मंडियों में गेहूं पड़ा रहता है और वो वेयर हाउस तक शिफ्ट करने में या रेलवे रेक तक पहुंचाने में जो टाइम लगता है उसमें उस गेहूं को डैमेज होने का खतरा होता है। तो एग्रीकल्चर के लिए तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन कई जगह पे किसान मूंग वगैरह की खेती करते हैं बीच में खरीफ बोने से पहले, तो जाहिर है कि उनको थोड़ा डिले करना पड़ेगा। लेकिन कुल मिला के है तो ये एक अजीब और गरीब वेदर फिनोमिनन कि इतनी ज्यादा गर्मी पड़ गई फरवरी में, फिर मार्च में बारिश हो गई, अप्रैल में बारिश हो गई और अब मई में भी बारिश कंटिन्यू कर रही है। तो सिराज जी, जिस तरह की एज ऑफ नाउ हम क्रॉपिंग पैटर्न्स देखते हैं, आपको लगता है यहाँ पर कुछ चेंज करने की जरूरत है? क्योंकि काफी सारी रिपोर्ट्स अब ये भी निकल के आई है कि जिस तरह की हीट रेजिस्टेंट क्रॉप की हम आगे जाकर बात करते हैं या सीड्स की बात करते हैं, जिस तरह से वेदर चेंजेस हैं, क्या उतनी तैयारी फिलहाल ऑन ग्राउंड है? देखिए, हमारे पास गवर्नमेंट के पास हर जिले का एक कंटिजेंसी प्लान है जो आईसीआर का इंस्टीट्यूट है क्रीडा उसने बनाया है।
उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट से कहती है कि आप सीड्स वगैरह की अवेलेबिलिटी इंश्योर करें। लेकिन जो साइंटिफिक इंटरवेंशन चाहिए ड्राउट रेजिस्टेंट वेराइटीज वगैरह बनाने के लिए या फ्लड रेजिस्टेंट वेराइटीज, पैडी में बनी हुई है कुछ वेराइटीज, तो उसमें अभी उतना काम नहीं हुआ है क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लाइमेट रिसिलियंस का प्रोजेक्ट है, निकरा उसका नाम है, वो बड़ा अंडर फंडेड है, तो उसमें जितनी फंडिंग रिक्वायर्ड है उतनी अवेलेबल नहीं हुई है। ये एक बहुत बड़ा फिनोमिनन है जिसका साइंस से ही कोई जवाब निकल सकता है। अपने हाईज जो पिछले साल हमने यहाँ पर बनते हुए देखे थे काफ़ी सारी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में, वहाँ से तो अच्छी खासी गिरावट है। फिर चाहे वो तेल हैं, खाने के तेल हैं, या कॉटन की आप बात कर लें जिसमें हमने ऑल टाइम हाई भारतीय बाजारों में बनता हुआ देखा, या मक्के के भाव की बात करें, सारी की सारी कमोडिटी के भाव अच्छे खासे गिरते हुए नजर आए हैं। और यही हाल काफ़ी हद तक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का भी है, अगर आप शुगर यहाँ पर साइड में छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। शुगर, कॉफ़ी, टी, कोको, ये कुछ एक कमोडिटीज़ हैं जहाँ पर बढ़त बहुत ज़्यादा देखने को मिली, लेकिन असेंशियल कमोडिटीज़ में मुनाफा वसूली ही है। जिस तरह का एज ऑफ नाउ पैटर्न है, जिस तरह की हम रबी की फसल के नंबर्स देख रहे हैं, आप कैसे अप्रोच करेंगे अवेयरनेस, अवेलेबिलिटी रादर यहाँ पर ग्रेन्स एंड स्टॉक्स की इंडिया में? देखिए, गवर्नमेंट का जो वीट प्रोक्योरमेंट है वो जितनी उम्मीद की जा सकती थी उससे थोड़ा बेहतर ही रहा है। राइस प्रोक्योरमेंट मेरी उम्मीद से भी बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं लगता था कि राइस में हम 50 मिलियन टन तक पहुंचेंगे, लेकिन बहुत अच्छा प्रोक्योरमेंट राइस का हुआ है। तो जहां तक गवर्नमेंट के पास अवेलेबिलिटी का सवाल है उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इस साल क्योंकि वीट का एक्सपोर्ट पर बैन है, इसलिए तकरीबन 4-5 मिलियन टन जो एक्सपोर्ट हो सकता था वो एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो कुल मिला के एक्चुअली देखा जाए तो सिचुएशन एक दूसरा टर्न ले चुकी है, और वो टर्न ये है कि जिन किसानों ने सरसों की खेती की थी उनको एमएसपी नहीं मिल पा रहा है। अब देखिए ये कितनी अजीबोगरीब बात है कि गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ा रही है इंपोर्टेड एडिबल ऑयल्स पे, और उसका खमियाजा किसान भुगत रहे हैं कि उनको मस्टर्ड का एमएसपी नहीं मिल पा रहा है। और काफी हद तक यही हाल हमने चने की भी आते हुए देखी है, जहां पर भी भाव एमएसपी और उसके नीचे यहां पर काम करते हुए नजर आए हैं। तो सिराज जी, आगे जाकर अब यहां पर जिस तरह की स्थिति है कि किसानों को भाव नहीं मिल रहे हैं, कंज्यूमर, और हमने होलसेल रिटेल जो इन्फ्लेशन है उसमें भी एक काफी बड़ा यहां पर गैप बनता हुआ देखा है, खैर वो बात की बात। लेकिन एज ऑफ नाउ जिस तरह की मानसून की भी यहाँ पर बात आईएमडी और स्काईमेट दोनों ने ही करी है, ऑलमोस्ट नॉर्मल मानसून की फिलहाल यहाँ पर बात की जा रही है। आपको लगता है कि आगे जाके यहाँ पर खरीफ को देख के एज ऑफ नाउ यहाँ पर कोई चिंता नहीं है? आगे फिर जिस तरह की बारिश होती है, कैसी स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर एल नीनो का कितना असर है, वो अभी भी थोड़ा दूर है। देखिए मनीषा, हम तो ये नहीं कहेंगे कि चिंता की कोई बात नहीं है, हम तो बार बार ये लिख रहे हैं। अभी भी हमने 2-4 दिन पहले एक आर्टिकल लिखा है श्वेता सैनी के साथ, हमने ये कहा है कि एल नीनो की प्रेडिक्शन सारे मॉडल्स कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट कितना होगा ये अभी किसी को नहीं मालूम है, बहुत सीवियर होगा या कम सीवियर होगा। तो हम समझते हैं कि उसकी तैयारी गवर्नमेंट को करनी चाहिए, और मुझे लगता है कि कृषि भवन की जो मिनिस्ट्रीज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर ऑलरेडी उसकी तैयारी कर रहे होंगे। उसके अरेंजमेंट गवर्नमेंट ने, क्योंकि सीड की अवेलेबिलिटी करनी होती है, अगर किसी वजह से शुरू में बारिश नहीं हुई जुलाई और अगस्त में तो दोबारा पड़ता है क्रॉप को, तो उस सीड का इंतजाम होना चाहिए। और अगर वो क्रॉप भी फेल होती है तो फिर बाकी क्रॉप के सीड्स अवेलेबल होनी चाहिए, मूंग वगैरह के सीड अवेलेबल होनी चाहिए, बरसीम, चारा, फॉडर, उसके सीड्स अवेलेबल होनी चाहिए। तो उसकी तैयारी जरूर सरकार कर रही हो। जी हाँ, बारिश एक ऐसी चीज है जिसका असर हम सब जगह आते हुए देखते हैं, और इरेटिक रेनफॉल कंडीशंस अब तक तो हमने यहाँ पर इस साल में अब तक बनते हुए देखी हैं। लेकिन हमारे साथ अब स्काईमेट के जीपी शर्मा भी हैं। मिस्टर शर्मा, शुक्रिया साथ देने का। यहाँ पर कैसे देखते हैं आप जिस तरह का मौसम फिलहाल बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर गर्मी के साथ शुरुआत हुई, हमने अर्ली सेट ऑफ समर देखा, और उसके बाद अर्ली सेट ऑफ प्री मानसून शावर्स भी शायद आते हुए नजर आए हैं। बहुत ज्यादा गर्मी यहाँ पर एज ऑफ नाउ कई राज्यों में नहीं है, लेकिन आने वाले अगले हफ्ते 10-15 दिन तक किस तरह का मौसम एक्सपेक्टेड है? धन्यवाद मनीषा। देखिए, बारिश की बात कहें, तापमान की बात कहें, सामान्य तो नहीं चल रहा, और पिछले काफी दिनों से नहीं चल रहा। बारिश जो है लगभग देश के सभी भागों में ही इस तरह की बारिश है जैसे नॉर्मली हम मानसून के दिनों में बारिश देखते हैं कि पैन इंडिया एक दिन में 6 से 7 मिलीमीटर बारिश है, जो कि प्री मानसून में तो नहीं होती है। और इसके कारण देश के तापमान जो है, कैन यू इमेजिन कि पिछले 4 दिन से देश के किसी भी भाग में 40 डिग्री तापमान नहीं है।
कल के दिन में ज्यादा से ज्यादा तापमान 37 डिग्री रहा, वो भी उड़ीसा में। तो बहुत सारे स्थानों पे तो मिड 20s 25, 26, 27 तक डिग्री तक तापमान जो चल रहे हैं। और जैसा कि हम देखते हैं दिल्ली में तो तापमान सामान्य से 13, 14, 15 डिग्री कम था, कल की बात ही है, परसों की। तो ये असामान्य है, सामान्य चीजें तो नहीं हो रही है। लेकिन आने वाले दिनों में ये ज्यादा समय नहीं चलने वाला। मैं तो कह रहा हूँ अभी 2-3 दिन और ऐसा मौसम चलेगा और उसके बाद हमें सुधार देखने को मिलेगा। आपने बात की कि गर्मी की, तो हालांकि अभी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, पर कुछ एक ऐसे आसार हैं, इंडिकेशंस हैं, जो बे ऑफ बंगाल में कुछ सिस्टम बन रहा है। मेरी पर्सनल व्यू तो है कि वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। हो सकता है इस सीजन का, इस साल का पहला साइक्लोनिक स्टॉर्म बने। मैं फिर कहता हूँ अभी थोड़ा कहना जल्दबाजी होगी। ऑलराइट। पर अगर वो बन जाता है, जो स्टॉर्म नॉर्मली बनता है वो कोस्ट के पास, जैसे उड़ीसा के पास कई बार आता है, बंगाल के पास अम्फन आया था, बंगाल में फनी आया था, उड़ीसा में, तो कोई ऐसी असामान्य सी बात नहीं है कि ये स्टॉर्म हमारे कोस्ट के पास भी आते हैं और वेस्ट बंगाल में या बांग्लादेश की तरफ जाते हैं। पर कहीं भी जाए, अगर वो स्टॉर्म बन जाता है तो उससे मौसम पे एकदम बहुत ही डिफरेंट प्रभाव पड़ेगा। और मैं कह रहा हूँ कि ये जो जितने असामान्य तापमान चल रहे हैं, अगर वो हमारे कोस्ट के पास से अगर आके निकलता है, एकदम हवा में चेंज आ जाता है, नमी में फर्क पड़ जाता है, गर्मी एकदम से बढ़ जाती है। मैं तो देखता हूँ 10 तारीख के आसपास से हमें फिर से एक बार तैयारी करनी चाहिए। नॉर्मल जो मई का वेदर का प्री मानसून का होता है, जिसमें तापमान भी बढ़ेंगे और वर्षा भी कम हो जाएगी। जी। तो ये 10 मई के आसपास की जो आप बात बता रहे हैं मिस्टर शर्मा, इन एनी केस 1 जून से तो हम यहाँ पर मॉनसून का ही इंतजार करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो कुछ मई में हो रहा है उसका मॉनसून लॉन्च का कितना फर्क पड़ सकता है? फिर आपको लगता है वो कुछ डेट आगे पीछे हो सकती है? देखिए, मानसून की बात करें तो वैसे तो बे ऑफ बंगाल या नीचे और अंडमान निकोबार क्षेत्र हैं, उसमें कई बारी तो 15 मई के आसपास मानसून आता है। मेनलैंड केरला ये सामान्य तिथि जो है 1 जून है। लेकिन हालांकि कहा जरूर जाता है कि जितनी गर्मी ज्यादा हो उसका प्रभाव पड़ेगा अच्छे मानसून की तरफ। बेसिक रीजन ये होता है कि जितनी गर्मी पड़ेगी, आपका लो प्रेशर एरिया उतने ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं, जो लैंड पे होता है, मेन लैंड पे हमारे। तो उसके कारण जो हवा में तेजी, जो स्ट्रॉन्ग साउथ वेस्टली मानसून होता है, वो आना चाहिए। लेकिन मेरा पर्सनल व्यू है, जो मैंने स्टडी की है, इसका कोई लिंकेज होता नहीं है उससे। कई साल ऐसा हुआ है और उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए मैं ऐसे लेके नहीं चलूंगा कि इस मौसम के कारण आने वाले मानसून पे किसी तरह का कोई लिंकेज है या प्रभाव पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं समझता। हो सकता है वो सामान्य सी स्थिति रहेगी। अभी तो वैसे भी 1 महीना दूर है, कम से कम 1 जून है। ऑनसेट वगैरह मानसून का भी मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि बिल्कुल ही लेट हो जाएगा और बिल्कुल ही बहुत असामान्य सी स्थिति होगी। कहना अभी जल्दबाजी है, लेकिन मैं इसको उसके साथ कोई लिंक नहीं करना चाहूंगा अभी। जी, पॉइंट टेकन। ऑलराइट। तो मौसम को लेके ऑफ कोर्स यहाँ पर काफ़ी हलचल है और जिस तरह से हम यूज्ड टू हैं अप्रैल और मई देखने के लिहाज से, वो इस बार क्लियरली होता हुआ नज़र नहीं आया है। और जैसे मिस्टर शर्मा ने भी कहा कि बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोनिक सिचुएशन भी है, बहुत अर्ली है एज ऑफ नाउ कहना, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हैं मॉनसून से पहले भी यहाँ पर नज़र रखने के लिए, जिनके ऑफ कोर्स हमारी नज़र भी रहेगी। मिस्टर शर्मा, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सिराज जी, आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, जब लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट से यहाँ पर जानेंगे। ट्रेडिंग स्टार्ट प्लीज।